जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पेपर नंबर 35 जो कि 18/9/2016 को लिया गया था। यह जो है बिहार पुलिस कक्षपाल नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और इसका डिस्कशन काफ़ी बेहतरीन दे रखा है, तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपको इसका वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, तो यह हो जाएगा, यह वाक्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका D, यानी वह आम खाता है। कह रहा है भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले वाक्य जो है वह आम खाता है होगा। भक्षण का शाब्दिक अर्थ है भोजन करना या दांतों से काटकर खाना होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। 3 नंबर क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा अपना काम निकालना। कह रहा है मुहावरे शब्द मूलतः जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा प्रसंग के अनुरूप अर्थ देता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरे का सामान्य अर्थ नहीं है, विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। नेक्स्ट है लोकायुक्त किसी दृष्ट घटना या पारिस्थितिकी पर आधारित कथन होता है। लौकिक सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनाती है। मुहावरे और लौकिक में अंतर, मुहावरे जो है मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है लेकिन लौकिक का स्वतंत्र प्रयोग होता है। मुहावरे वाक्यांश है और लौकिक जो है वाक्य है। मुहावरे में काल वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, जबकि लोकोयुक्त में जो है लोकोयुक्त का स्वरूप अपरिवर्तित होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का है संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं, तो आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे लता, छात्रा, ममता, रमा इत्यादि। इक्रांत शब्द भी प्रायः स्त्री होती हैं जैसे रीति, तिथि, जाति, हानि। नेक्स्ट है इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे नदी, सदी, रोटी, टोपी आदि। पुल्लिंग शब्द में आकारांत या अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होता है जैसे चीता, घोड़ा, घड़ा, हाथी, सूर्य, क्रोध आदि। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आंसर हो जाएगा संबोधन कारक है। तो कारक के भेद देख लेते हैं कारक चिन्ह में। जैसे कर्ता ने, क्रम को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण जो है में, पर, संबोधन कारक में हे अरे अजी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे चिड़िया का बहुवचन होगा, तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ चांद बिंदु लग जाएगा, ठीक है। कह रहा है जिन स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चांद बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाता है। जैसे बिंदिया का बिंदिया हो जाएगा, गुड़िया का गुड़ियाएँ हो जाएगा। वचन के प्रकार एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये, ये सब सारे बहुवचन के उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग दे रखा है। शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तु आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो हो जाएगा जैसे यहाँ पे नदी हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से कट कर दिए, स्त्रियाँ, घोड़े, नदियाँ, रुपये, ये सब बहुवचन हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दही शब्द है, तो दही हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। 8 नंबर कह रहा है गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो गीता हाथ से मारती है, तो करण हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, कह रहा है ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू
डैश वाटर सप्लाई। आंसर हो जाएगा जो है स्केंटी प्रोवाइड, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द रॉन्गली स्पेलिंग वर्ड, यहाँ पे जो गलत वर्ड है उसको देखना है। यहाँ पे गिल्टी जो है ये गलत वर्ड है, इसका सही जो होगा GAIE, यहाँ पे GAIE छूट गया, ETY हो जाएगा और ये यहाँ से हटा दीजिए। फिर आता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस, आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। नेक्स्ट है स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, आंसर हो जाएगा इसका बी पैराबल। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, माय फादर ट्रेंड एवरी नेवर टू एबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, आंसर हो जाएगा इसका वर्कड वेरी हार्ड। 14वां क्वेश्चन है चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी वेरासिटी, इसका आंसर हो जाएगा ट्रूथ, बी हो जाएगा। कह रहा है द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, तो एक्सोनेरेटेड, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोते क्षेत्र हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर। कह रहा है कृषि जनगणना में परिचालन जोते को निम्न 5 आकारों वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो होता है सीमांत, इसमें 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले या आकार वाले। दूसरा होता है छोटा 1 से 2 हेक्टेयर वाले, अर्धमध्य 2 से 4 हेक्टेयर वाले, मध्यम जो हो जाएगा 4 से 10 हेक्टेयर, बराज हो जाएगा 10 हेक्टेयर और इससे अधिक। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 48.9% भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। भारत में कृषि फसल वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई या 30 जून तक होता है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की प्रस्तुति की थी। 17वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, तो आंसर हो जाएगा जो है सबसे पहले जो है 19 हो जाएगा। कह रहा है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। वर्तमान में भारत में 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। वर्ष जो है 2019 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कह रहे इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में, आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। भारत में प्रथम बार वर्ष जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सभी वैसे बैंक थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। दूसरी बार जो है वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, 1853 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा रूस और तुर्की के बीच में। इस युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य, तुर्की और सार्डिनिया का संयुक्त गठबंधन रूस सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा था। कर 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच जो है हुआ था। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी।
नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन कर रहा है लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रीनेसंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो आंसर हो जाएगा ये लियोनार्डो द विंसी के। लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी लियोनार्डो द विंसी की श्रेष्ठ कृति थी। माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति में द लास्ट जजमेंट है। माइकल एंजेलो एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उच्च पुनर्जागरण युग के कवि थे जो फ्लोरेंस गणराज्य में पैदा हुए थे। राफेल इटली के महान चित्रकार एवं वास्तुशिल्पी थे। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे 12 मिहिर थे, तो 12 मिहिर हो जाएगा एक प्राचीन खगोलविद या एस्ट्रोनॉमर थे। 12 मिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, ब्रिजा कम और लघु जातक की रचना की है। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है 12 मिहिर का संबंध गुप्त वंश से था। वह गुप्तकालीन नवरत्नों में से एक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिक नामक ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए हैं। ब्रह्मगुप्त प्राचीन युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। 21वां क्वेश्चन कर रहा है स्वयं अपने से बात करने वाला कहलाता है, तो हो जाएगा स्वगतभाषी। 22वां क्वेश्चन है विभ्रंश घाटी बनती है, तो आंसर हो जाएगा दो भ्रंशों के बीच में। विभ्रंश घाटी दो भ्रंशों के बीच में बनती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। भ्रंश घाटी एक लंबी, संकरी एवं गहरी घाटी है जिसके किनारे के ढाल खड़े होते हैं। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर दो नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को ग्रैबेन, क्या हो जाएगा, ग्रैबेन कहा जाता है। 23वां क्वेश्चन है अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील जो है वो हो जाएगा नासिर या नासिर झील हो जाएगा। आसवान डैम मिस्र में नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होती है। विक्टोरिया झील तंजानिया, केन्या, युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसका क्षेत्रफल 59,484 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी 660 किलोमीटर मीठे जल की झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी 1436 मीटर ऊंची है झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी 1620 मीटर झील है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। 24वां क्वेश्चन का है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो फिलहाल उस समय में 30 है, लेकिन अभी होगा 33। ठीक है, ये याद रखिएगा, 33 + 1 यानी 34 हो जाएगा। कर है प्रश्न अनुसार 30 न्यायाधीश। कर सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी एक जो है मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश यानी कुल 34 न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। 35वां क्वेश्चन का है बिंदुसार के शासक के दौरान विद्रोह कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला में। बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुई दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। अशोक ने कीचक को जो है मारकर इस विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह जो है हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। नेक्स्ट है सीरियन नरेश
एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजगिरी। यह भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन कर रहा है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण। कह रहा है नदी घाटी के चौड़ीकरण का कारण मृदा अपरदन है। जैसे ही नदी घाटी का पानी अपने किनारों पर मिट्टी और चट्टानों के संपर्क में आता है, यह सामग्री को खराब कर देता है और कुछ समय बाद यह अक्षय सामग्री उसी नदी के पानी में नष्ट हो जाती है। इसीलिए वह नदी घाटी चौड़ी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संक्षारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करती है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है। नेक्स्ट है संक्षारण के उदाहरण में पहला आता है चांदी की चमक जो है कम हो जाना, लोहे पर जंग लगना, लेड का अपना संरचना खो देना। 27वां क्वेश्चन कर रहा है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कंचनजंगा भारतीय क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। कंचनजंगा भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता सिक्किम में पाई जाती है क्योंकि यह महान हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क, उद्यान तथा कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र जो है मैनग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। ये हो जाएगा आंसर। कह रहा है भारत की जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह जो यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल जैव मंडल रिजर्व है। कह रहा है नंदा देवी भारतीय हिमालय में स्थित भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वह है 7,817 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है। पहला देखिए यहाँ पर दे रखा है नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। फिर आता है नंदा देवी उत्तराखंड में है, नोकरेक मेघालय में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, मानस असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, डिब्रू साइखोवा असम में है। फिर आता है दिवांग अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, अगस्त्य मलाई केरल में है, अचन कमर अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, कच्छ गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट या ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है। फिर आता है शेषाचलम या आंध्र प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। कर है गारो पहाड़ी गारो खासी और जयंतिया, ऐसे याद रखिए गारो खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ी मेघालय में स्थित है। यही खांसी पे स्थित है मासीराम जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। नेक्स्ट है सारा माती जो है 3,826 मीटर नंगा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर या वनारोपण करके रोक सकते हैं। वनों की अत्यधिक कटाई, अति चराई, भूमि उपयोग की प्रकृति और खेती करने की विधियां हैं। भूमि का ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्रमशः चंबल एवं यमुना नदियां द्वारा उत्खात भूमि क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार एवं महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र है। नेक्स्ट है 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस नंबर क्वेश्चन है भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा डिगबोई में। भारत में तेल की पहली
परिष्करणशाला डिगबोई में स्थापित की गई थी। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण डिगबोई असम में है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र 1953 तक देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र था। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादन जो है राजस्थान एवं भंडारण में असम जो कि 27% है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे है, अब तटीय क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार से है। गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित रिलायंस तेल रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। 31वां क्वेश्चन कर है मशीन टूल एक उदाहरण है डैश वस्तुओं का। आंसर हो जाएगा पूंजीगत वस्तु का हो जाएगा। यह जो है यांत्रिक युक्तियों को मशीन और औजार कहते हैं जो शक्ति चालित होती है तथा जिनका उपयोग प्रायः मशीनिंग क्रिया द्वारा मशीनों के धातु के कल पुर्जों के निर्माण में होता है। फिर आता है उपभोक्ता, वह व्यक्ति जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपने अथवा अपनी ओर से अन्य के प्रयोग अथवा उपभोग के लिए खरीदता हो। फिर आता है निःशुल्क, जिस पर कोई शुल्क न लगे। 32वां क्वेश्चन कह रहा है गंधार कला मिश्रित थी। तो आंसर हो जाएगा मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। कह रहा है गंधार कला मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण थी। गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की जो है कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ है। फिर आता है हीनयान संप्रदाय का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगिरी कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। 33वां क्वेश्चन है मोहम्मद गवा डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो आंसर हो जाएगा बहमनी। कह रहा है अलाउद्दीन हुमायूं के समय में एक नए चरित्र महमूद गवा का उदय हो गया रहा था जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बना। अलाउद्दीन हुमायूं बहमनी सल्तनत का शासन 1458 से 61 था। हुमायूं शाह को उसके क्रूर स्वभाव के कारण जालिम कहा जाता था। इसे जो है दक्कन का नीरो भी कहा गया है। महमूद गवा ने गोवा पर अधिकार कर लिया जो इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। इसने जो अपनी राजधानी बीदर में एक विशाल मस्जिद मदरसा और पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। महमूद गवा के पत्रों का संकलन रियाजुल ईसा कहलाता है। 34वां क्वेश्चन कर है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। आंसर हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। कह रहा है गृह यहाँ पे कह रहा है भारत में उपभोक्ता मूल्य संचालित आंकड़े NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP से जुड़ी अर्थशास्त्री महमूद उल हक पाकिस्तानी और अमृत सेन जो है भारत तथा उनके सहयोगी ने किया था। मानव विकास सूचकांक का मान जो है 0 से 1 तक हो सकता है। UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। नेक्स्ट है इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में कुल 193 सम्मिलित देश है जिसमें भारत का स्थान 134वां है और प्रथम स्थान जो है वह है स्विट्जरलैंड का। चलिए नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन कर रहा है अल्पाधिकार में होता है। तो आंसर होगा कुछ विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। अल्पाधिकार बाजार की एक प्रणाली है जहां किसी विशेष वस्तु के व्यापार के लिए एक से अधिक विक्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पाधिकार से अभिप्राय बाजार की उस परिस्थिति से है जब किसी उद्योग में सीमित मात्रा में फर्में होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्पाधिकार की प्रमुख विशेषता में अन्योन्याश्रयता उत्पाद विभेदीकरण प्रवेश में उच्च बाध्यता अनिश्चितता और मूल्य निर्धारण है। नेक्स्ट है एकाधिकार एक ऐसे बाजार संरचना है जहां केवल एक ही उत्पादन या विक्रेता होते हैं।
36वां क्वेश्चन कर है राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा और उत्पाद विधि द्वारा। राष्ट्रीय आय का आकलन इनमें से सभी विधि द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां में राष्ट्रीय आय को मापने की विधि में जो है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन विधि देखिएगा, कह रहा है उत्पादन विधि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उत्पादक इकाइयों के अंशदान की माप प्रस्तुत करता है। उत्पादन विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके योग को बाजार मूल्य पर आधारित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी कहा जाता है। फिर आता है आय विधि यानी इनकम मेथड। उत्पादक इकाइयों में जो आय जनित होती है वह उत्पादन के साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होते हैं। यह आय वास्तव में उत्पादन क्रिया में लगे सभी साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी के संयुक्त प्रयोग का प्रतिफल होती है, जो इन्हें लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में वितरित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। आय विधि के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों या संगठनों के कर्मचारियों को दिया गया परिश्रम या क्षतिपूर्ति आय, नगद, मजदूरी एवं वेतन किस्तों के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का जो है योगदान एवं सेवानिवृत्ति पेंशन, परिचालन अधिशेष, लगान, ब्याज, लाभ, अवितरित लाभ, मिश्रित आय को जोड़कर मूल्यवर्धन ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादन के साधनों को किया गया आय भुगतान की साधन लागत पर शुद्ध मूल्यवर्धन होगा, और जब इसे जो है आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादक इकाइयों के संबंध में आकलित किया जाए तो यह जो है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। फिर आता है व्यय विधि। व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो जो है उपभोग पर व्यय की जाती है अर्थात बचत पर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में देखा जाता है। इन व्ययों को हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। पहला आता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, दूसरा आता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तीसरा आता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण या विनियोग व्यय, और चौथा आता है यहाँ पे निवल विदेशी निवेश निर्यात एक्स जो होता है क्या आयात एम। बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एमपी बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कर रहा है किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी सदा स्थिर और नियत। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन फासिज्म विश्वास करता है। तो आंसर हो जाएगा एक दल की प्रणाली में। फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। फासीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। फासीवाद जो है एक अधिनायक के नेतृत्व में एक दलीय शासन व्यवस्था का उग्र रूप है। फासीवाद या फासिस्टवाद फासिज्म इटली के बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित फासियो डी कैविटिमेंटो का राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है इटली में फासीवाद के उदय का मुख्य कारण वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप लोगों में असंतोष, आर्थिक संकट, साम्यवाद का प्रचार और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति था। नेक्स्ट पॉइंट है हिटलर के शासन के तौर तरीकों को अपनाने वाले को नाजीवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग। कह रहा है वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद
243 झ के तहत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव आयोग एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। 40वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, तो आंसर हो जाएगा डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा था। डी अल्मीडा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का सबसे महान गवर्नर था। इसने जो है भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर अधिक जोर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा उत्तर मासा अंतरिप होते हुए भारत में कालीकट तट पर जो पहुंचा था। 41वां क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपायों को लागू नहीं किया गया था, तो आंसर हो जाएगा दास्ता का अंत हो जाएगा। कर है, विलियम बेंटिक द्वारा दास्ता का अंत सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत का वायसराय गवर्नर जनरल था। यह जो है 1828 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा और 1833 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। नेक्स्ट है, इसने जो है हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप दोनों की नीति का पालन किया था। इसने जो है 1829 में विधि के नियम 17 का प्रयोग करते हुए सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें भारत के तरफ से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजा राम मोहन राय ने निभाया था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, बेंटिक ने कर्नल सलीमेन के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया। फिर आता है एलनबरो के समय 1843 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 42वां क्वेश्चन कर रहा है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, तो आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। कह है 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस सामान्य बुद्धि प्रकाशित हुई। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेश वासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। नेक्स्ट आंसर 43वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कर है कौन से वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा देवदार। कर है देवदार वृक्ष पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। देवदार का पेड़ जो है शंकुधारी वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्रता पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह 100 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, शीशम, चंदन, आम, सागवान, चखुआ, महुआ, त्रिफला, बांस आदि मुख्य वृक्ष हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेमी होती है। इन वनों में तेंदुए, पलाश, अमल, ताश, बेल, खैर आदि मुख्य वृक्ष हैं। 44वां क्वेश्चन कर है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है, आंसर हो जाएगा जलोढ़। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है खादर नवीन जलोढ़, दूसरा आता है बांगर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। खादर नवीन जलोढ़ से बना अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यह जो है नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। नेक्स्ट है, बांगर पुराने जलोढ़ से बना मैदान है। इस भाग में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। 45वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा जलभार या जलभिद। कह रहा है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें जलभर या जलभिद कहलाती है। 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा।
कह रहा अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है तथा अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 47वां क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन का। कह रहा है धन विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमान के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्य में धन विधेयक या मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है जहां विधान परिषद नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार संशोधित नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ संशोधन पेश कर सकती है जिसको स्वीकारने नकारने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। फिर आता है कुल मिलाकर धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां जो है अति सीमित है। 48वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो है मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने और पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी जिसके उपलक्ष्य में 1987 ईस्वी से प्रति वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 2024 का थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के तौर पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। भारत के हर साल शिक्षकों के सम्मान में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसी तरह पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 50वां क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा रेंड। अब कुछ देश की मुद्रा देख लीजिए जैसे भूटान की न्यूगल ट्रम हो जाएगा, म्यांमार की क्यात हो जाएगा, ईरान की रियाल हो जाएगा, इराक की दिनार हो जाएगा, तुर्की के लीरा हो जाएगा, जापान के येन, हांगकांग के डॉलर, तुर्कमेनिस्तान के मनात, रूस के रूबल, जर्मनी के ड्यूस मार्क, डेनमार्क के क्रोन हो जाएगा, इटली का यूरो हो जाएगा, फ्रांस का फ्रैक हो जाएगा, केन्या का सीलिंग हो जाएगा, ब्राज़ील का रियल हो जाएगा। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1969 में। भारत में 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का जो है व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की राशि से हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक उत्तरदायी होता है। 52वां क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा। 1 रुपये के नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं।
1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त जो है समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था जो 1949 में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है छापा था। 500 रुपये पे अब देखिए कुछ नोट पे चित्र जो छापा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है। कह रहे 500 रुपये का नोट में लाल किला यानी स्टोन ग्रे है, उसके बाद कलर भी इसका दे रखा है। 200 रुपये में सांची का स्तूप है और वाइट येलो है। 100 रुपये पे रानी का बाव है और लेवेंडर कलर है। उसके बाद 50 रुपये पे देखिएगा तो हम्पी का जो है पत्थर से बना रथ है और इसको फ्लोरेसेंट ब्लू है। 20 रुपये पे एलोरा की गुफाएं हरित पीला है। 10 रुपये पे जो है कोणार्क का मंदिर और चॉकलेट ब्राउन है। 5 रुपये पे ट्रैक्टर की तस्वीर हल्का हरा एवं गुलाबी है। कर है 2000 रुपये का नोट जिस पर मंगलयान का चित्र था, 19 मई 2023 से चलन से बाहर हो गया। इसका रंग जो है मैजेंटा था। 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। करें शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को संबोधित करता है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इत्यादि पुस्तक की रचना की है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का ही था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा चावल। कह रहा है रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। इसके मुख्य फसलें में धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली इत्यादि है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा NH नंबर 2 के द्वारा। कह रहा है NH2 अब NH19 के नाम से जाना जा रहा है। वर्तमान में NH2 असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को जोड़ता है। NH1 जो है वो जम्मू और कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ये जो है लेह को बारामूला से जोड़ता है। NH9 जो है ये पंजाब में मालोट को उत्तराखंड में अस्कोट से जोड़ता है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये जो है सबसे बड़ी NH है जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। याद रखिएगा सबसे बड़ी NH है। फिर आता है NH27 पोरबंदर से सिलचर तक, ये है आपका 3507 किलोमीटर। फिर आता है NH48 दिल्ली से चेन्नई तक। फिर आता है NH76 पानवेल से जो है कन्याकुमारी तक। फिर आता है 19 आगरा से जो है कोलकाता तक। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे सूखा भाग है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। भारत का सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर झील राजस्थान में ही है। राजस्थान में भील जो है गरासिया, सहारिया प्रमुख जनजातियां पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल लोथल जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह केंद्र है, जिसे हम डॉकयार्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। गुजरात राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है। गुजरात में महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। 57 क्वेश्चन है मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई हो जाएगा पेट्रोलियम से। यह भारत में सबसे अधिक कच्चा तेल उत्पादन करता है। टर्शियर क्रम की चट्टानों में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानें असम, राजस्थान, गुजरात, उत्तर पूर्वी भारत एवं जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इस्पात यानी स्टील, लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्रण धातु है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन कह रहा है भारत ने जो है दशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1957 में।
अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य जो है गिरता है। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। कर हीरा जो है केवल विनिमय मूल्य है, क्योंकि हीरा जो है उपभोग की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विनिमय की दृष्टि से यह अधिक मूल्यवान है। विनिमय को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है क्रय विनिमय, दूसरा आता है विक्रय विनिमय। क्रय विनिमय है जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में जो भी मूल्य देता है क्रय विनिमय कहलाता है। फिर आता है विक्रय विनिमय, जब हम कोई वस्तु बेचते हैं और इसके बदले में जो हमें मूल्य प्राप्त होता है विक्रय विनिमय कहलाता है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो आंसर हो जाएगा 23%। कह रहा है, पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 से 17वीं जारी किया। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण वर्तमान में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर जो कि 24.62% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, जहां जो है 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है, जहां 1603 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य में मिजोरम है, मेघालय है। नेक्स्ट है, 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है वो 4,992 किलोमीटर है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे स्तंभ तना होता है प्रायः हो जाएगा धनात्मक प्रकाशनुमावर्ती। कह रहा है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाया होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। फिर आता है, कोलेरा नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। फिर आता है, शैवालों के अध्ययनों को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन युक्त रहित, आत्मपोषी होते हैं। 62वां क्वेश्चन है, शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ है? आंसर हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का प्रास जो है 100 नैनोमीटर से जो है 10⁻⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण प्रास जो है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर दृश्य प्रकाश प्रास जो है इसका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तथा अवरक्त विकिरण प्रास 700 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर में विभाजित किया जा सकता है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। प्रकाश का अधिकतम वेग जो है वो निर्वात में होता है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लाल भूभाग। कर है, साधारण शब्दों में लाल मृदा, लाल भूमि को लैटिन भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। यह लाल मृदा का एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्र में हुआ जहां रबेदार आग्नेय चट्टान पाए जाते हैं। मृदा का लाल रंग रबेदार तथा कायांतिक चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। लाल मृदा में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती थी। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा केवल संवेग होगा। कह रहा है, गोली चलने और ठोस चट्टानों में फंस जाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से पूर्णतः अप्रत्यस्थ टकराव का उदाहरण है। इस प्रकार केवल संवेग बल संरक्षित होते हैं। संवेग बल दोनों प्रकार के टकरावों प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ में संरक्षित होता है। गतिज ऊर्जा केवल प्रत्यास्थ टकराव में संरक्षित होती है।
बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन का तृतीय गति के नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम से जो है बल की परिभाषा और दूसरा भी याद रखिए, दूसरे नियम से बल की व्यंजन प्राप्त होता है। 65वां क्वेश्चन कर रहा है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। कर रहा है पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात किया जाता है। ओडोमीटर से दूरी मापक यंत्र है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में काम आता है। मैनोमीटर जो है गैस का दाब मापने में काम आता है। नेक्स्ट 66वां क्वेश्चन है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 के बराबर या उससे अधिक। कर है गियर अनुपात से तात्पर्य आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। यह जो है वाहन के इंजन को बंद होने से रोकता है। 67वां क्वेश्चन है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो संयोजन हो जाएगा। और तारों को 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला होता है समांतर क्रम और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो हो जाएगा 1/r1 बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ये समांतर श्रेणी है। दूसरा क्रम जो हो जाता है वो जो है श्रेणी क्रम, जो कि r बराबर हो जाएगा r1 + r2 + r3। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कर है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मुख्यतः उत्तरदायी होता है। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का जो है अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एवं माउस हैं। नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है एमसीबी को लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। कह रहा है प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी एक जो है बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का काम दाब विद्युत पर आधारित होता है। 70वां क्वेश्चन कह रहा है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रहे वस्तु का होता है। आंसर हो जाएगा चर त्वरण। कह रहा है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसकी गति वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति जो है एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। 71वां क्वेश्चन है डैश काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा संवेग प्रवाह। कह रहा है संवेग प्रवाह किसी सतह या सीमा के पार संवेग के स्थानांतरण को समर्पित करता है। यह जो है उस दर का माप है जिस पर प्रति इकाई क्षेत्र में संवेग स्थानांतरित होता है। 72वां क्वेश्चन कह रहा है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कह रहा है जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उनके बीच बना रासायनिक बंधन सहसंयोजक कहलाते हैं। पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट आदि पोटासियम के प्रमुख उर्वरक हैं। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जो है एक अति शीतल द्रव है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। रेडॉन जो है गैसीय तत्व में सबसे भारी है। 73वां क्वेश्चन है यहाँ पे सभी अम्लों का साझा तत्व है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एक आवर्त सारणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा और पहला तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका परमाणु क्रमांक 1 है, अतः इसमें जो है एक प्रोटॉन एवं एक जो है इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के समान तथा कुछ हैलोजन समूह के समान होते हैं, लेकिन आवर्त सारणी में इसे
क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल यानी D2O बनाने में किया जाता है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक जो है दुर्लभ और रेडियोधर्मी आइसोटोप है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंधन कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक में पाया जाता है। सल्फर का प्रयोग कीटनाशक के रूप में, बारूद बनाने में, औषधि के रूप में होता है। ब्लीचिंग पाउडर भूजे चूने पर जो है पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन का है टिकिया या कैप्सूल वाली दवाएं की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है। आंसर हो जाएगा नमी को सोखने के लिए। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड एवं लवण के कारण होती है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। डेंगू ज्वार मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी। 75वां क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका उभयधर्मी होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, अर्थात एल्यूमिनियम अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ लवण बनाता है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 ईस्वी में किया गया। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है, जिसे हम H2SO4 कहते हैं। नेक्स्ट है अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में जो है pH स्केल को प्रस्तुत किया था। अधातुओं के कुछ ऑक्साइड न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय, ये उदासीन ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे N2O, NO, MnO2, H2O। 76वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा रक्त अम्लीय होता है। क्या है? रक्त अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि रक्त एक क्षारीय होता है। क्योंकि रक्त क्षारीय होता है और इसका pH मान 7.0 से ज़्यादा यानी 7.4 से अधिक होता है। जिसका मान जो है मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीयता गुण प्रदर्शित करता है, जबकि जिसका मान 7 से कम होता है वह अम्लीयता गुण प्रदर्शित करता है। pH मान जो है 7 जो होता है वह उदासीन गुण प्रदर्शित करता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। पीत या बैल पीले हरे या हरे नीले रंग या क्षारीय, इसका जो मान होता है pH जो 7.6 से लेकर के 8.6 तरल होता है। इसका भंडारण पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में होता है। पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। आमाशयी रस में जो है HCl होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो आंसर हो जाएगा वेग। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहता है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ी रहते हैं उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण। फिर आता है अदिश राशि, स्केलर वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है वैसे भौतिक राशि हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, समय आदि हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन कह रहा है चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर। कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रकार रासायनिक समीकरण होता है, जैसे Mg+H2 हो जाएगा तो MgH2 हो जाएगा। यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें जो है मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खो देता है। फिर आता है मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन यानी N2 के साथ अभिक्रिया करता है तो 3 Mg+N2 बराबर हो जाएगा Mg3N2। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड उत्पन्न करता है।
फिर आता है मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन सी बनाती है, तो हो जाएगा Mg प्लस CO2 से हो जाएगा MgO प्लस सी हो जाएगा। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन बाहर निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO हो जाएगा। नेक्स्ट है जब चूना हाइड्रोक्स CaOH2 और हाइड्रोजन H2 से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्स CaH2 और जल H2O निकालता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्स जब जो है पानी और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो वह कैल्शियम हाइड्राइड और पानी बनाता है। नेक्स्ट है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और नेक्स्ट है जब CaOH2 प्लस N2 के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन के बीच इस प्रकार का अभिक्रिया नहीं होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और O2 ऑक्सीजन के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को DTO भारी जल कहते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है, यह सबसे प्रबल अपचायक होते हैं। भूपटल की रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है और ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन का एक अपरूप है। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कह रहा है कैल्शियम फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दांत संबंधी बीमारियां हो जाती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में जो उपयोग होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है समांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो आंसर हो जाएगा द्रव हीलियम। कर है हीलियम आवर्त सारणी के समूह 18 उत्कृष्ट गैस की अभिक्रिया गैस है। यह दूसरे सबसे हल्का तत्व है एवं इसका परमाणु संख्या 2 है। हीलियम का क्वथनांक और हिमांक बिंदु किसी भी अन्य ज्ञात पदार्थ की तुलना में कम होती है। हीलियम एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे सामान्य वायुमंडलीय दाब या दाब पर पर्याप्त शीतलक द्वारा ठोस नहीं बनाया जा सकता है। पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन है। व्यापारिक बेसलीन पेट्रोलियम से निकलता है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग में। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितना हो, 17 मीटर हो। कह रहा है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद जो है गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कीट निम्नलिखित से संबंधित है, आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा से। कर है आर्थ्रोपोडा संघ में तिलचट्टा, झींगा, मकड़ी, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी आदि आते हैं। आर्थ्रोपोडा प्रणाली जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिकी तथा प्रगुही है तथा इसमें जो है अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसका शरीर सिर, वक्ष और पेट में विभाजित होते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह हीमोलिम्फ कहलाते हैं। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा ये समानतः अंडे देने वाले होते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं। कॉकरोच में हृदय में जो है 13 कक्ष होते हैं। पोरीफेरा संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, जैसे साइकन। क्लिंट्रेटा संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश इत्यादि। 84वां क्वेश्चन कर है गेमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो आंसर हो जाएगा मेंडल ने।
कह रहा है आनुवांशिकता की खोज ग्रेग जॉन मेंडल ने की थी, इसीलिए आनुवांशिकी विज्ञान का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। इनके आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडलिफ ने आवर्त सारणी का नियम दिया जिसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। परमाणु मॉडल प्रसिद्ध रसायनज्ञ तथा भौतिक शास्त्र अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा बनाया गया, जिसको जो है उन्होंने सन 1911 ईस्वी के अपने इलेक्ट्रॉन के प्रयोग के आधार पर पेश किया था। 85 नंबर क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुरल के द्वारा। और हेनरी बेकुरल फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी। सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसॉन फॉर्मिवान। बोसॉन शब्द सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही पड़ा है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत E बराबर mc² का प्रतिपादन किया। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 86 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन कौन सी गैस अवचूषण करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश में पौधे की कोशिका में उपस्थित पर्णहरिता यानी क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में CO2 लेने व O2 छोड़ने की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन यानी 78% पाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र जो है कारण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठाना। कह रहा है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहा जाता है। ऐसे नली जिसका छिद्र बहुत बारीक होता है केश नली कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। कह रहा है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल को। सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है। ओजोन की परत की खोज जो है 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकवादी फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन के द्वारा किया गया। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की वह तत्व जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है। ओजोन O3 गंधयुक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में तीव्र गति से चलने वाली वायुयान से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं वातानुकूलक तथा परिशीतक आदि से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन मंडल नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही ऊष्मा ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है यह जो है वायुमंडल के सबसे ऊंचा हिस्सा जहां जेट विमान पहुंच सकते हैं। आयनमंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। आयनमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। आयनमंडल के ऊपर वाले भाग को वायुमंडल कहा जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता होती है। 89वां क्वेश्चन है रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि यह जो है प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि उसका प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। रबर 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यह थर्मोप्लास्टिक है। जबकि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया जो है वल्कनीकरण कहलाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज चार्ल्स गुडियर ने की थी। रबर आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। 90वां क्वेश्चन है एक कार और
भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार जो है धारण करेगी, तो आंसर हो जाएगा कम गतिज ऊर्जा। कर एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वृत्तीय गति एक जो है त्वरणीय गति होती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ का है। 91वां क्वेश्चन है, किसी गांव के 5000 लोग की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15% हो गई। इससे जो है एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव की मूलतः महिलाओं की आबादी थी, तो आंसर हो जाएगा 2000। 92वां क्वेश्चन है, यदि x बराबर √5 + 1 बट्टा √5 - 1 हो तो x² + x - 1 का मान क्या होगा। तो इसको एक काम करिएगा रूट निकालने के लिए, तो x² बराबर निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा √5 + 1 बट्टा √5 - 1, और इसको कर लीजिएगा √5 + 1 बट्टा √5 + 1, ये करके निकाल लीजिएगा। यहाँ से x² का वैल्यू निकाल जाएगा, फिर इस साइड रूट कर दीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, और इस पर यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आप आंसर निकालिएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 5, 3x + kx + 15 = 0 का कोई हल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका 6। एक समकोण त्रिभुज को दो भुजाओं वाली ऋजु रेखाओं के समीकरण y = x और y = 0 द्वारा दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाली समीकरण क्या होगा, तो x = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो 10 करिएगा तो 100, यानी पहले 10 था अब 11 हो गया। इसको निकाल लीजिएगा और इसका भी क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, दोनों का अंतर करके बट्टा में पहले वाला 10 करके इसका आंसर निकल जाएगा। कह रहे किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है। यदि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है तो आधार की त्रिज्या क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 97वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, और यहाँ पे ये पुट करिएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 98वां क्वेश्चन, एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक कोण जो है 172 डिग्री है और अन्य कोनों में से प्रत्येक कोण 160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 21। 99वां क्वेश्चन है, एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, उसकी त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ पे 4.1/2 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है यदि x = 2t और y = 2t - 1/3 है तो t किस मान के लिए x = y सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा -1/4। यहाँ पे इसका सेट का जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 16 तारीख तक लगभग आप लोग को हम कंप्लीट करा देंगे। रविवार को मुझे छुट्टी मिलेगा तो 3 से 4 लोड कर देंगे तो आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।